Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. How's your preparation going on? I hope you're really enjoying and studying hard together, right? So, आपकी most of you must have started with your vacations. तो इस टाइम को आपको perfectly utilize करना है, right? तो ऐसा ये नहीं करना कि utilization का मतलब सिर्फ पढ़ाई होता है. Utilization का मतलब ये भी है कि आप extra curriculars में भी participate करो. But this is the best time where you can very easily, if not more, dedicate 3 to 4 hours for your CLAT preparation. देखिए जो स्टूडेंट्स वेकेशंस का ब्रेक्स का अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं, फॉर दैट मैटर वीकेंड्स का, दिवाली हॉलीडेज का, वो हमेशा एक एज पे रहते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स हु डू ओनली मस्ती, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड. यहाँ पे आप जितना एफर्ट कर सकते हो, एटलीस्ट बेसिक्स पे आप बहुत काम कर सकते हो. आप काम कर सकते हो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आप काम कर सकते हो आपका इंटरप्रिटेशन बेटर हो जाए, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? तो जितना ग्राउंड वर्क आपका यहाँ पर हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करो, राइट? और आज क्या कर रहे हैं हम इस सेशन में हम बेसिकली एक रिवीजन कर रहे हैं. अब आपकी इतनी सारी क्लासेस हो गई, एक रिवीजन सेशन हमने पहले लिया था, अब एक रिवीजन सेशन ले रहे हैं. तो इसमें हम एक पैसेज करेंगे. अभी इस वीक आपने पिछले वीक पंक्चुएशंस और आर्टिकल्स कवर किया था हमने, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एक सेशन हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्स बैग सेशन, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑफ कोर्स जो पैसेज हमने पिक किया है वो प्रीवियस ईयर ही है. ये तो आपका और मेरा डील हो गई है ना, कि जो भी पैसेजेस हम क्लास में डिस्कस करते हैं यूजुअली हम कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो प्रीवियस ईयर आज पैसेजेस ही हो, क्योंकि फिर आपको एक्सपोजर हो जाता है, आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी लेवल्स क्या हैं, किस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में, आपके क्या एरियाज़ ऑफ प्रॉब्लम एरियाज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है. तो ये इवैल्यूएशन आपको करते रहना है, आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ आप थ्राइव कर सकते हो. अपॉर्चुनिटीज़ मतलब एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ हैं, राइट? थ्रेट क्या है, मतलब आपको किसी चीज़ से बहुत ही डर लगता है तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे, वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, राइट? ऑफकोर्स जब आप एक्सपर्ट से बात करते हो, टीचर्स से बात करते हो, वन ऑन वन आपकी मेंटोरिंग होती है, तो आपको डेफिनेटली एज मिल जाता है, राइट? पर ये आपको आइडेंटिफाई करते रहना ऑन रेगुलर बेसिस. ऐसा मत सोचिए कि अभी तो मेरा इनिशियली फेज ऑफ प्रेपरेशन है तो अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ. पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए, पर हर 10 दिन 15 दिन बाद एनालाइज करिए कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है. क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर तो हम भागे जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं वो पता नहीं, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी को कैसे ट्वीक करने की ज़रूरत है, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद अब मेरा क्वांट अच्छा हो गया है, तो क्वांट पे हल्का कम एफर्ट डाल के रीडिंग पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश करो. रीडिंग में आपको लग रहा है कि अब लिटरेचर के पैसेजेस या फिलॉसफी के पैसेजेस कंट्रोल में आ गए हैं, मुझे साइंस के पैसेजेस में और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर और एफर्ट डालो, है ना? तो किस तरीके से आप प्रेपरेशन करोगे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है, राइट? तो लॉजिक बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको ना ग्रेजुअली हर स्टेज पे अपनी प्रेपरेशन को एक बार एनालाइज करना ज़रूरी है, राइट? कि कहाँ पिटफॉल्स हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टैंडर्ड प्लान बना लिया और आपने कहा कि मैं एक फ़िलॉसफी का पैसेज करूँगी, हफ्ते में एक मैं फाइनेंस का करूँगी, 2 साइंस के करूँगी, और बस ऐसे मेरा चलता रहेगा. हो सकता है आपको आगे चल के 2 साइंस की बजाय 4 साइंस के करने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिलॉसफी इतना स्ट्रांग हो गया कि एक से एक आप ऑल्टरनेट वीक कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, राइट? तो ये आपको ट्वीक करते रहना है. और ये कैसे समझदारी आती है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होती है, जब आपका एनालिसिस स्ट्रांग होता है. तो सिर्फ ना ऐसे सिर्फ चलते नहीं जाना, देखना है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, राइट? आई ऑलवेज से एफर्ट्स बहुत सिंसियरली करिए, कंसिस्टेंटली करिए, और इंश्योर करिए कि वो करेक्ट डायरेक्शन में हो. अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये मैम का फेवरेट डायलॉग है ना, हर क्लास में मैं बोल ही देती हूँ. कंसिस्टेंट रहिए, बहुत मेहनत करिए, और इंश्योर करिए कि जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है, राइट? और आपका अल्टीमेट गोल क्लियर होना चाहिए. अब अल्टीमेट गोल होगा कि किसी भी एनएलयू में चले गए तो डामाडोल प्रेपरेशन रहती है. अगर ये अल्टीमेट गोल है कि मेरे को तो टॉप 3 एनएलयूज़ में ही जाना है, राइट? या मेरे को AIR 1 to 10 के बीच में लानी है, तो वो जो इंथुजियाज़म होगा ना, वो जो मोटिवेशन होगा, वो जो
किल इट वाली स्पिरिट होगी वो तभी आएगी, राइट। तो बिल्कुल बड़े गोल्स रखिए, राइट। बड़े गोल्स रखते हैं तो हम बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं, एवरेज गोल रखोगे तो फिर वैसा ही एफर्ट जाएगा, है ना। तो खूब मेहनत करने का टाइम है आपका। आई एम श्योर आप में से कई सोच रहे होंगे मैम कितना ज्ञान, बट आप मेरे बच्चे हो तो मेरे को तो बड़ा मन करता है आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर समझाने का, क्योंकि ये मेजर पिटफॉल्स होते हैं और स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द प्रेपरेशन में या लेटर एंड ऑफ द प्रेपरेशन में रियलाइज़ करते हैं कि ये तो बड़ी मेजर मिस्टेक्स हो गई। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसके लिए इन पॉइंट्स पे ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो लाइक आई सेड ये मिक्स बैग सेशन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम एक पैसेज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा एक गोल है ही, और हमारा गोल क्या है, और हमारा गोल है कि हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्टिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पंक्चुएशंस करेंगे, और होमोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, बहुत सारी लर्निंग्स होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So this is Great Pacific Garbage Patch. So what is Great Pacific Garbage Patch? देखिए कई बार आपको लगता है ये क्या सा आ गया, पर कोशिश करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑथर की कोई ऐसी नई टर्म को या फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इस केस में हो भी रहा है। अ जोन इन द पैसिफिक ओशन बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया। तो अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है, तो आप कह दो कि भाई ये एक जोन है इन द पैसिफिक ओशन। सो वेयर, आप लिख लो कि हम यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है, वेयर का। बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया दैट हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो दैट इज़ द रीज़न नाम मिला है कि कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है। The extent of the patch has been compared to the US state of Texas और Alaska और even to the country of Afghanistan। तो extent क्या है पैच का, अगर आपसे पूछेगा, रट्टा नहीं मारना यहाँ पे, ऐसे कोशिश नहीं करने की भाई अभी याद कर लेंगे, एक्सटेंट का क्वेश्चन आएगा तो सब मेमोरी पे डिपेंडेंसी होगी, ऐसा नहीं। वी कैन कम बैक, पर आपको पता है ना कहाँ पर आना है, बस दैट सॉर्टिंग आवर गेम, right? So garbage that reaches the ocean from the west coast of the United States and from the east coast of Japan is carried by currents including the California current, the North Equatorial current, the North Pacific current, and Kuroshio into the North पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर। द क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये जायर क्या है इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अगर आपसे पूछ लें कि ये क्या है तो इसको जायर बोलते हैं, जाय, जे से, जैसे ज से जूही है ऐसे जायर, ठीक है। तो द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विच ड्रॉज इन एंड ट्रैप्स शुड मैटर सच एज प्लास्टिक्स। तो ये कैसे फ्लो कैसा है, आ कहाँ कहाँ से रहा है, वो यहाँ पर हम आंसर ढूंढ लेंगे। अब आपने यहाँ पे कोशिश कर ली, आपने 2 मिनट लगा दिया, नहीं नहीं मेरे पे तो ये प्रेशर है कि ओ ये तो याद कर लो ये कहाँ पर था। अभी आप कोशिश करोगे छोटे से दिमाग पे, और प्रेशर छोटा नहीं, दिमाग बड़ा है बट टाइम बहुत, मैं आप ऐसे कहना चाह रही हूँ आपको कि टाइम जब हमारे पास कम होता है तो हम अपना स्ट्रेस बढ़ाते नहीं हैं, राइट। ऐसा नहीं बना देते कि अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस ले लें कि हमारा कॉन्फिडेंस कहीं चला जाए, हमारा एटीट्यूड कहीं चला जाए, हम इतने नर्वस हो जाए, जिटरी हो जाए। तो हम हर बार एग्जाम में कोशिश यही करेंगे कि जितना प्रेशर हो सके रिलीज हो जाए, कंधों से प्रेशर जाए, दिमाग से प्रेशर जाए। जितना दिमाग शांत होगा ना उतनी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। तो फिर वी कैन कम हियर, राइट। हम यहाँ पर आके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गार्बेज आ रहा है, राइट। कौन से करंट्स लेकर आ रहे हैं, कौन सा तरीके से मोशन हो रहा है ऑफ दीज करंट। सो वी कैन गेट द आंसर, राइट। अब आपने एक बार ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया, ये आपकी मैपिंग है, इतना सा स्क्रैच पेपर वर्क है। मैं कहीं आपसे ये डिमांड नहीं करती कि नोट्स भर भर के स्क्रैच पेपर वर्क करो, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट थोड़ा कि भाई ये आपसे किसी ने पूछा कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है, तो ये एक जोन है, कहाँ मिलेगा आंसर, फर्स्ट लाइन पे मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपसे ये पूछ लिया कि कहाँ पर है, तो ये रीजन डिफाइन हो गया है। फिर कितना एक्सटेंट पे है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि टेक्सास के यूएस स्टेट से कंपेयर कर सकते हो, मतलब इतनी डायमेंशन है, या कंट्री ऑफ अफगानिस्तान से कंपेयर कर सकते हो। फिर फ्लो क्या है, फिर जायर क्या होता है, जायर होता है द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विच ड्रॉज इन एंड ट्रैप्स सॉलिड मैटर सच एज प्लास्टिक। सो किसी ने पूछ लिया जायर क्या है, तो यहाँ पर आके आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, इफ दिस इज क्लियर टू यू। So some 80% of the plastics in the garbage patch comes from the land. So where is it coming from?
ठीक है. It takes years for debris to travel from the coast to the gyre, and as it is carried along, photodegradation causes the, जैसे photosynthesis है वैसे ही photodegradation causes the plastic to ब्रेक डाउन इनटू टाइनी नियरली इनविजिबल बिट्स. ये अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले इन्हीं किसी क्लासेस में हमने ब्रेक डाउन की बात करी थी, राइट. तो मैं आपको कहती हूँ ना बार बार कि अगर आप वोकैबलरी पे अपने स्किल्स पर सिंसियरली काम करोगे ना, आपको मैजिक होता दिखेगा. तो हमने ब्रेक डाउन को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, देखो आ गया वापस, है ना. सो ब्रेक डाउन इनटू टाइनी नियरली इनविजिबल बिट्स. तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ it is getting broken into tiny invisible bits. So that's being explained here. तो हमें पता है explanation क्या है, बस हमें घुसना नहीं है, right. So while there are some larger objects that come from ships and offshore oil rigs, the garbage patch could more accurately be described as soup of microplastics. So how it can be described, तो आप described लिख लो, how लिख लो, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जाना है, right. So the dimensions and depth of patch are continuously changing. So what about the dimension, तो dimension पे एक comment आ गया कि dimensions तो continuously change हो रही हैं. अब देख रहे हैं बहुत ही crisp हम scratch paper work कर रहे हैं, but of course with this our level of involvement will definitely improve. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. So scientists had been aware of the growing problem of plastic debris in the world's oceans since the late 1980s. तो 1980s आ गया, साइंटिस्ट अवेयर हैं. However, ट्रांजिशन पे ध्यान दे दो. However, the Great Pacific Garbage Patch came to public attention only after 1997. तो लोगों को, दो साइंटिस्ट को पता है कि 1980 से ऐसा कुछ हो रहा है, पर जो पब्लिक अवेयरनेस आई या पब्लिक अटेंशन आई वो 1997 में आई. व्हेन यॉटमैन चार्ल्स मूर रिटर्निंग होम आफ्टर पार्टिसिपेटिंग. तो प्रॉपर नाउन को हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाए कि चार्ल्स मूर का क्या ऑब्जर्वेशन था, यहाँ से आंसर पकड़ के ले आएंगे, है ना. होम आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द by Enel Trans-Pacific race chose a route that took him through the North Pacific subtropical gyre. तो उनको रूट में ये मिल गई. He found himself traveling a sea of plastics. So when he returned the area of the following year, he discovered that the patch had grown into both extent and density. So ये जो चार्ल्स मूर की ऑब्जर्वेशन एंड हाउ द एंटायर थिंग इज हैपनिंग, उनको कैसे ऑब्जर्वेशन हुई, कैसे ही वॉज कमिंग बैक एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व. सो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन चार्ल्स मूर की ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा गया, वी कैन गेट आवर आंसर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लाइन्स, राइट. तो एक इफेक्टिव मैपिंग का पर्पस ये होता है कि आपको पैसेज में चल क्या रहा है वो तो डेफिनेटली पता हो, स्पेसिफिक्स के लिए पता हो कहाँ पर जाना है, और ओवरऑल पिक्चर क्लियर होती जाए, और वही एग्जैक्टली हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. चलिए अब आगे देखते हैं. Moore began making speeches and writing articles, notably a 2003 essay in Natural History magazine, NHM लिख रही हूँ, and he changed the mission of Algalita Research Foundation, ये भी लिख लो, which he had founded in 1994 to improve water quality along California's coast. So what was his attempt? That he started making speech. So what he was trying, what he was attempting, right? Effort, attempts, कुछ भी आप लिखना चाहो जिससे आपको पता चल जाए. क्वेश्चन ने पूछा कि मूर ने फिर क्या काम किया, तो क्या ये काम किया, ठीक है. The organization now focuses on studying. So what is the focus of organization? तो मैंने लिखा focus of ORG. मेरे को समझ में आ जाता है ORG से organization है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिख लो, ठीक है. Now focuses on studying and publicizing the problem of plastics in oceans, in particular in the Great Pacific Garbage Patch. So a 2006 series of articles in Los Angeles Times about the garbage patch won a Pulitzer Prize and raised general awareness of the problem. So how is the organization contributing? फिर यहाँ पे एक प्राइज भी मिला, तो लिख दीजिए क्यों पुलित्जर प्राइज मिला था, इन केस द क्वेश्चन कम्स, सो यू नो वेयर टू गेट द आंसर फ्रॉम, राइट. तो हमारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, राइट, कैसा कैसा क्वेश्चन दिख सकता है, मुझे कहाँ कहाँ पर जाना है, और ओवरऑल व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पैसेज. इसी को एक्टिव रीडिंग कहते हैं, इसी का मतलब है पैसेज को इम्प्रेस करना. अब हमने देखा होगा कहीं भी मैं ये एफर्ट नहीं करती कि एक बिट समझ में आ जाए, राइट. यहाँ कई जगह तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ड्रिवन पैसेज, जैसे वहाँ आसान हो सकता है, कहाँ कहीं इंटरप्रिटेशन
एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, टेक्निकल लाइंस हो सकती हैं, हैवी सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो उस केस में फिर अगर आप एक एक वर्ड को ढूंढने लग गए तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, राइट? सो जस्ट कीप थिंग्स फ्लोइंग, राइट? इन 2015 एंड 16, तो 2015 और 16 में क्या हुआ? द डच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ओशन क्लीन अप, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओशन क्लीन अप। क्या किया भाई ओशन क्लीन अप ने? ओशन क्लीन अप फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ डेब्रिस इन द गार्बेज पैच वाज मच ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। तो इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिख दिया यहाँ पर। एंड द प्लास्टिक्स अब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स मेकिंग देम पॉइजनस टू मरीन लाइफ। So the Great Pacific Garbage Patch is the best known of several such zones, others of which exist in the Atlantic and Indian Oceans. देखिए बड़ी severe problem है, though I'm slightly digressing, but you are the future of the world, right? Not only of our country, of the world. तो अगर आप कोशिश कर सकते हो तो आप अपना थोड़ा सा प्लास्टिक का कंजम्पशन कम कर दो। आई नो ये थोड़ा मॉरल साइंस आ गई बीच में, बट सिंस दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टच सो मैनी लाइफ्स, तो आप कोशिश करो, यू डिस्करेज पीपल अराउंड यू ऑल्सो, नॉट टू यूज़ प्लास्टिक, कैरी योर ओन बॉटल्स, राइट? दैट्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो आप कुछ बड़ा करने को नहीं कह रहे, बस अपनी बॉटल लेकर चले जाओ, राइट? हर जगह आप वो बिस्लरी की बॉटल्स लेते हो एंड दैट्स एडिंग टू द ट्रैश, राइट? सो जस्ट स्मॉल हम्बल अपील है ना। चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। बस हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आई एम श्योर आपको पैसेज क्लियर है, तो कहाँ कहाँ पर जाना है वील सी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, तो क्या सेंटेंस है? सेंटेंस ये है कि द ग्रेट इन द नेम ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच alludes to, मतलब what is it referring to, राइट? सो वास्टनेस ऑफ द ओशन नहीं, पैच तो गार्बेज के कॉन्टेक्स्ट में है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द इशू नहीं, यूनिकनेस ऑफ द लोकेशन भी नहीं, एक्सटेंट ऑफ द गार्बेज पैच कि कितना बड़ा पैच है, दैट ग्रेट, दैट बिग। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इट विल बी डी। एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देख लो और कन्विंस्ड हो जाओ कि डी को मार्क करके आओगे ना एग्जाम में। चलिए, if you are convinced, I'm sure which you are, let's move to the next question. Which is the contextual clue that helps us understand the meaning of gyre? Oh, ये तो हम लिख कर भी आए थे ना, जायर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जाना चाहो तो यू कैन गो बैक। देखो हम लिख कर भी आए थे, मैं यही कहती हूँ, गो बैक, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अभी तो क्या है, स्लाइड्स में हम इधर जा रहे हैं, पैसेज तो आपके सामने ही होगा, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी। गोइंग बैक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, राइट? ये तो पास में ही है, बिल्कुल पास में है। तो कहाँ है जायर? यस, सो जायर क्या एक्सप्लेन किया था उसने कि द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विच ड्रॉज इन एंड ट्रैप्स सॉलिड मैटर सच एज प्लास्टिक्स, राइट? तो आपने रीड कर लिया, अब क्लैरिटी आ गई, क्वेश्चन क्लियर है, वहाँ पर गए जहाँ से आंसर मिल रहा है, तो अब तो बस ये हो गया क्वेश्चन आपका, है ना? चलो जी, फिर करके देखते हैं फटाफट। कंटिन्यूसली चेंजिंग नहीं, कैरिड अलॉन्ग नहीं, ओह क्लॉकवाइज रोटेशन मिल गया, इनविजिबल बिट्स नहीं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी। बस यूँ पकड़ के ले आए आंसर को, राइट? अब आप कहते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्टी, आया हुआ पैसेज है ये एलेट में, पता है आपको, आप गूगल कर लेना आज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Select the appropriate option to fill the blank. So the way the question can be presented can be, that's the question creator's choice. तो जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है किस किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपने कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो कहीं भी अगर क्वेश्चन क्रिएटर ने क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश की ना, और आपको कुछ नया सा डिफरेंट सा क्वेश्चन दिख गया, दो क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो पर न्यूनेस इन द क्वेश्चन दिख गई ना, आप वहीं पर फंस जाओगे। सो डोंट लेट दिस हैपन। एंड हाउ डू यू गेट बेटर हियर? व्हेन यू ट्राई लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? दैट्स वेयर यू विल गेट द एक्सपोजर फ्रॉम। सो फोटो, जैसे फोटोसिंथेसिस में फोटो सन को रेफर करता है, तो फोटो डिग्रेडेशन में तो पॉइंट्स टू द रोल ऑफ सन इन द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये तो अवेयरनेस का ही क्वेश्चन है, राइट? तो आई एम श्योर दिस इज सॉर्टेड। बाकी देखिए और तो कुछ हो नहीं सकता, सो ये चॉइसेस एलिमिनेट हो गई, बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए अब इसको ट्राई करिए। विच ऑफ द गिवन लिटरेरी डिवाइसेस, तो लिटरेरी डिवाइसेस कुछ नहीं होता, फिगर ऑफ स्पीच ही होता है, राइट?
does the writer use in the line he found himself traversing a sea of plastics? तो आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो मतलब इमेजरी को यूज कर रहा है, राइट? आयरनी होगा नहीं, सिंबॉलिज्म है नहीं, पन है नहीं, सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? शाबाश, आप तो सारे रॉक स्टार बच्चे हो मेरे, है ना? चलो, so select the option that displays a title likely to belong to an article of 2006 series, right? तो हम क्या करेंगे, इसका हम आपको होमवर्क दे देंगे। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क की तरह करना भी चाहिए पर पैसेज, वो तो हमने अपना थंब रूल बना रखा है, राइट? अब मैं तो आपको सिंसियरली पढ़ाती हूँ और एक क्वेश्चन दे देती हूँ, अब आप कितना सिंसियरली करते हो वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि किस किस ने होमवर्क कंप्लीट किया तो इसका आंसर क्या है, ठीक है? चलिए अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। तो अब हमने क्या किया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, सो लेट्स डू सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब इधर क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चूज द ऑप्शन विच हैज एन एरर, एल्स पिक अप चॉइस ई। तो आप देख रहे हो दिस, यहाँ तक ए है, ये पूरा बी पार्ट है, ये सी है और ये डी है, और अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई पिक करके आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Sunita was also invited to the lunch hosted by the Queen at her cottage yesterday. तो कोई एरर नहीं है, स्पेसिफिकली क्वीन और लंच के आगे द यूज़ होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हम कह देंगे भाई कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। द पंजाबी इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ पंजाब। लैंग्वेजेस के आगे आप द को यूज़ नहीं करते, तो जो एरर है वो कहाँ पर है, इन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? अगर आपको ये रूल नहीं पता तो लिख लो कि वी डोंट यूज द इन फ्रंट ऑफ लैंग्वेजेस, राइट? आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, आप लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज के आगे आप द को यूज नहीं करते, राइट? चलिए ये दोनों हो गए। थर्ड क्या है, आदित्य साहनी इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर। ये होमवर्क ले लो, ये आसान क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि इसी बहाने फिर आप आर्टिकल्स रिवाइज कर लोगे। भाई टीचर को हमें देखना पड़ता है कि हमारा कैसे मिशन, सो दैट यू कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अकम्प्लिश होता है, राइट? ये तो हम शातिर चाले चलते हैं कि यार एक क्वेश्चन आर्टिकल का दे देते हैं, सारे अभी कर लिए तो स्टूडेंट फिर रिवाइज नहीं करेंगे। अरे आप तो अच्छे बच्चे हो, फिर भी आप ज़रूर आर्टिकल्स को रिवाइज करना और उसके बाद इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करना सिंसियरली, ओके? प्रॉमिस मी दैट। चलो शाबाश। सो लेट्स सी Sentence 4, the road to Taj Mahal passes through forest. So यहाँ पर तो हमारे पास 4 ही पार्ट्स हैं। तो द रोड टू ताज महल, तो ताज महल थिंग्स यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड के आगे तो आप द यूज़ करते हैं, तो ताज महल यूनिक है, राइट? तो इसके लिए आप द यूज़ करोगे। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है? चलो अब फिफ्थ करते हैं। द इंडियन पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी व्हाट, वेरी नाइव एंड ऑनेस्ट, ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ये वर्ड यहाँ पर छुप गया है पर पीपल्स नहीं होता कुछ भी, सो पार्ट ए में एरर आ गया और हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। थर्ड होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिल गए, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक ये आर्टिकल्स में दे दिया है, ठीक है? अब पंक्चुएशन में आई विल सी, अगर मुझे कोई आसान क्वेश्चन मिल गया तो वो भी आपको होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। So we are doing some questions based on punctuation. Let's see what are the types of questions that we have. तो आपको बस options को pick करना है. All of the people at the college, including the teachers and dash, were glad when summer break came. ओहो, ये तो बिल्कुल आपकी भावनाएं है ना, summer break आ गया, ये तो must be really happy. अब देखो कौन सी choice आप pick कर सकते हो. देखो यहाँ पर एक कॉमा है, राइट? तो इंक्लूडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अगर हम लिख दें और यहाँ पर एक कॉमा प्लेस कर दें तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ये कैसी हो गई, ये अननेसेसरी हो गई, राइट? ये मैंने आपको सिखाया था जब मैंने आपको पंक्चुएशन पढ़ाया है। तो अगर आप ऐसा भी पढ़ोगे, ऑल ऑफ द पीपल ऑफ द कॉलेज, ऑल ऑफ द पीपल एट द कॉलेज, मतलब सभी हो गए ना, टीचर्स और स्टूडेंट्स इंक्लूड ही हो गए, ये तो सब एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन है, राइट? वर ग्लैड व्हेन समर ब्रेक केम, सो दिस, even without this the idea will be conveyed. Like if you see this particular example,
ऐसा मैं बोलूँ मदर टेरेसा, ये सेम एग्जाम्पल है, मैंने आपको जब पंक्चुएशन की क्लास ली ना ये एग्जाम्पल कराया, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। एन एपिटोम ऑफ पीस, और पीस के बाद मैंने कॉमा लगाया है, 1 नोबेल पीस प्राइज, राइट। तो अगर आप ये नहीं पढ़ोगे एपिटोम ऑफ पीस तो स्टिल आइडिया तो क्लियर है। तो कई बार ये आप अब जब आप आरसीज पढ़ोगे ना तब भी आप ये ऑब्जर्व करना कि कई बार ऑथर ऐसी इन्फॉर्मेशन को कॉमास ऑन बोथ द साइड सराउंड कर देता है। दैट मीन्स इवन इफ यू स्किप रीडिंग इट यू विल बी एबल टू ट्रेस द मीनिंग, सो यू कैन एक्चुअली स्किप रीडिंग इट many a times, right? And there will not be much of the impact in overall understanding, right? अब ऑब्जर्वेशन शार्पन करिए, और अगर ऐसी कोई लाइन्स आती हैं आरसी में तो ज़रूर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो बस स्टूडेंट्स के बाद अगर हम कॉमा लगा दें तो हम जस्टिफाई कर देंगे कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इस केस में, चॉइस बी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो अब नेक्स्ट, अगर आपने ना ये रूल नहीं लिखा हुआ ना इसको प्लीज़ लिख लो फटाफट, क्योंकि कई जगह एप्लीकेबल है ये रूल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये रूल लिख लो कि, और एग्जाम्पल लिख लो मदर टेरेसा वाला, राइट। अगर आप किसी भी रूल को एक एग्जाम्पल से एसोसिएट कर लेते हो ना, आप वो रूल नहीं भूलते। चक्कर ये क्या पड़ता है, रूल याद कर लिया, एसोसिएशन नहीं है, और वहीं पर मुश्किल आ जाती है। इसलिए वेन एवर आई टीच अ ग्रामेटिकल रूल मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मेक अ सिंसियर एफर्ट कि मैं सिमिलर या सेम एग्जाम्पल ही लूँ ताकि स्टूडेंट्स परफेक्टली एसोसिएट कर पाए, राइट। चलिए आप ट्राई करिए ये क्वेश्चन। सो कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाएं, सिट अप स्ट्रेट, बस आइडिया कंप्लीट है, फुल स्टॉप लगा देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, दे आस्क्ड व्हाट टाइम द मॉल वुड ओपन, तो देखो यहाँ पर क्या लगेगा। देखिए ये इसमें क्यों दिया मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो स्टूडेंट्स कई बार यहाँ पे कॉमा से क्वेश्चन मार्क से कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर ये वाला पोर्शन नहीं होता, बोलते व्हाट टाइम द मॉल वुड ओपन, तब तो आप क्वेश्चन मार्क लगाते, पर क्योंकि अब सेंटेंस में इंटीग्रेट कर दिया तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अगेन अ नॉर्मल स्टेटमेंट, तो फिर हम पीरियड लगाएंगे। समझ के डिफरेंस, समझ के। अगर आता व्हाट टाइम द मॉल वुड ओपन तो क्वेश्चन मार्क लगा के आ जाते, क्योंकि इस क्वेश्चन को एम्बेड कर दिया, एम्बेडेड क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन इन द सेंटेंस हो गया, तो आप लिख लेंगे दे आस्क्ड व्हाट टाइम द मॉल वुड ओपन, तो फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। हु डू यू थिंक विल विन द गेम, अब ये तो सीधा क्वेश्चन है तो यहां पर आप सीधा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, राइट। चलो अब इसको ट्राई करो। चूज द सेंटेंस बिलो विद द करेक्ट पंक्चुएशन, तो देखो चारों सेंटेंसेस को और फिर डिसाइड करो क्या होगा आंसर। ये वही कॉमा वाला रूल का एप्लीकेशन है, क्योंकि मुझे वो रूल इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊँ। आपने देखा होगा पंक्चुएशन की क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, है ना। चलिए देखिए, टेड एंड जेनिस, ये इन्फॉर्मेशन कॉमा से सराउंड है, इसके बिना पढ़ के देखते हैं। वेंट ऑन अ वेकेशन टुगेदर एवरी समर, बिल्कुल आइडिया कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर मुझे यूसेज में कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये कॉमा से तो इन्फॉर्मेशन सराउंड की है, पर यहाँ पर भी मतलब ये इन्फॉर्मेशन और यहाँ तक भी कॉमा से सराउंडेड है, फिर तो मीनिंग पे इम्पैक्ट आएगा, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर ये कॉमा है ईयर्स के बाद, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए सी भी आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर इन्होंने कॉमा हटा दिया बिटवीन ए एंड डी, ए से ज़्यादा करेक्ट यूसेज आती है कॉमास की और करेक्ट प्लेसमेंट है, सो वी आर गोइंग टू पिक ए एज आर आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलो शाबाश, देखो कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप बहादुर बच्चे हो मेरे, है ना। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं तो ये भी हम फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सो रॉजर सैट डाउन, अब इसमें क्या है, वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अरे इसका तो हमने एक शॉर्ट भी बनाया था, देखा, याद है आपको? सो देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो दैट आई मेक फॉर यू वेरी फ्रीक्वेंटली, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं पता कितने बच्चे देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं, बट इफ़ यू रिमेंबर हमने इसका एक शॉर्ट बनाया जिसमें एक्सप्लेन किया कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। तो दिस एक्सेप्ट इज स्वीकारना और दिस एक्सेप्ट इज अलावा, राइट। एक्सेप्ट माई फ्रेंड एवरीबडी विल गो, तो मेरा फ्रेंड नहीं जाएगा। सो रॉजर सैट डाउन ऑन द फेंस एंड फॉरगॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट द मार्वलस मिस्ट्री, मार्वलस इज अमेजिंग, शानदार, राइट। तो एक्सेप्ट विल बी द करेक्ट वर्ड दैट विल फिट इन द ब्लैंक, राइट।
चलो नेक्स्ट देखते हैं. स्टीव लिव्स इन द ओखला इन अ स्मॉल हाउस ऑन स्ट्रीट सो विंडी यू कैन ड्राइव मोर देन 10 miles per hour. ही रेंटेड इट बिकॉज द एड और एड, सो ये तो एडिशन वाला हो गया, तो यही वाला एड फिट इन होगा. स्टेटेड स्मॉल हाउस इन द ट्रीज विद द गार्डन एंड अ फायर प्लेस. ठीक है, सो ए डी वाला एड आ जाएगा यहाँ पे. चलिए अब आगे देखते हैं. Martina wondered what advice a counselor would have for him. राइट, तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है आपको कि जो सी वाला होता है दैट्स अ नाउन और एस वाला वर्ब होता है. राइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ वर्ड्स है जिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड कर लिया. सो मार्टिना वंडर्ड व्हाट एडवाइस, तो यहाँ पे तो हमें नाउन की ज़रूरत है, तो ADVICE विल फिट इन. राइट, ठीक है. Last question. Ravi seems to want to recapture the cosseted feeling he had when he would have been sick as a child and he would be served flat ginger ale and toast soaked in cream. तो ये ale तो होता है being sick, और ये ale ginger ale एक ड्रिंक होती है. आई एम श्योर आप सबने पी है, नहीं पी तो आज जाके पी के आना, मुझे तो पसंद नहीं है. सो जस्ट टू नो व्हाट इज ginger ale, so ALE will be the right match. ठीक है जी, चलो. So this brings us to the end of the session. I hope you really enjoyed the session and you had fun, you had a lot of learnings, right? और आप promise करो बहुत सारी मेहनत करोगे, ठीक है, और मन लगा के काम करोगे, consistent रहोगे और बार बार टेस्ट दोगे और खुद को एनालाइज करोगे. right? May God be the kindest to you. Please take good care of yourself. Wish you all the best. Thank you.